स्वागत है आप सभी लोगों का रीजनिंग की एक और महत्वपूर्ण क्लास में। हम लोग ब्लड रिलेशन पढ़ रहे हैं और ब्लड रिलेशन में आज ब्लड रिलेशन का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कोडेड रिलेशन पढ़ने चल रहे हैं। कोडेड रिलेशन कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ब्लड रिलेशन को अच्छे से पढ़ा है तो इसका मतलब है आप कोडेड रिलेशन का 70% हिस्सा पढ़ चुके हैं। अगर हम छोटे छोटे 3-4 बेसिक तैयार कर लें तो कोडेड रिलेशन का कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। आज मैं आपको बहुत सहजता से और बहुत आसानी से कोडेड रिलेशन जो है सिखा दूंगा। इसके बाद आपको कभी भी कोडेड रिलेशन में दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको सब बहुत अच्छे लग रहे होंगे। ये सभी वीडियो आपको रवि तिवारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से दिए जा रहे हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आप सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है कि जब आप इसको देख रहे हो तो इसको लाइक जरूर कर दिया करें, है ना, क्योंकि इसको लाइक आप जब करते हैं तो इससे टीम का मोटिवेशन बढ़ता है। ठीक है, तो जिस चैनल से आप कोई वीडियो आ रहे हैं उनको जरूर सब्सक्राइब करें और ऐसे सभी बच्चों तक पहुंचाएं जो ज़रूरतमंद हैं, जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन किसी अभाव में कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, उनको अच्छा कंटेंट नहीं मिल पा रहा है। मैं प्रतिबद्ध हूं टारगेट वितालोक ऑनलाइन टीम की तरफ से कि आप लोगों की मदद करूं, आप लोगों को बेहतर से बेहतर कंटेंट दूं जिससे आपकी परेशानी दूर हो जाए। जो मेरा 10-12 वर्ष का अनुभव है पढ़ाने का, उस अनुभव को मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि यूपी SSC और अन्य परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और इस प्रकार के प्रश्नों से ही आपकी जो है चयन सुनिश्चित होगा। तो इन्हीं प्रश्नों पर आपको अच्छे से फोकस करना है। आइए कोडेड रिलेशन की शुरुआत करते हैं। बेसिकली कोडेड रिलेशन में हमेशा एक चीज हमें देखनी होती है कि कोडेड रिलेशन में जब कोई स्टेटमेंट हमें दिया होता है तो उस स्टेटमेंट में केवल एक ही जेंडर क्लियर होता है, दूसरा जेंडर कभी भी क्लियर नहीं होता। यह बहुत आसान प्रश्न होते हैं। जैसे एक छोटी सी क्लास में मैं इसको आपको समझा देता हूं, इसके लिए बहुत बड़ी क्लास लेने की जरूरत नहीं है। जैसे देखिए लिखा है A+B का अर्थ है A B की पुत्री है। अब देखिए अगर ये स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट के आधार पर हमें उत्तर निकालना है तो A B की पुत्री है तो A का जेंडर क्लियर हो गया कि ये फीमेल है क्योंकि ये पुत्री है। अब B का जेंडर बेटा यहां क्लियर नहीं होगा क्योंकि B के साथ पॉसिबिलिटी है कि ये पिता भी हो सकता है या माता भी हो सकती है, क्योंकि अगर पिता होगा तो उसके लिए क्या होगी बताओ, पुत्री होगी, और माता होगी तो उसके लिए भी क्या होगी, पुत्री। तो जब भी कोई स्टेटमेंट दिया जाता है हमें कोडेड रिलेशन में तो एक ही व्यक्ति का जेंडर क्लियर होता है, दूसरे व्यक्ति का जेंडर क्लियर नहीं होता है। दूसरी बात समझ लीजिए, एक ही रिलेशन ऐसा होता है जिसमें दोनों व्यक्तियों के जेंडर क्लियर हो जाते हैं, हस्बैंड वाइफ। क्योंकि अगर लिखा है मान लीजिए कि A×B का अर्थ है कि A B की पत्नी है, तो अगर A पत्नी है बेटा तो समझ लो कि फिर B का पति होना तय है, क्योंकि वहां पर एक ऐसा रिलेशन है कि एक मेल और एक फीमेल का होना तय है। तो एक ही जेंडर ऐसा होता है जिसमें, एक ही रिलेशन ऐसा होता है, एक ही स्टेटमेंट ऐसा होता है जिसमें दोनों जेंडर क्लियर होते हैं। बाकी सभी स्टेटमेंट्स में एक ही जेंडर क्लियर होता है। अब आइए इसको देखते हैं कि हल कैसे करते हैं। बहुत आसान है, अगर आपने ब्लड रिलेशन मेरे साथ पढ़ा है तो आप इसको चुटकियों में हल कर लेंगे। देखो जैसे लिखा है P×Q। अब इस समीकरण को इस रिलेशन के हिसाब से देख लीजिए। जैसे ऊपर लिखा है बेटा A×B, तो पहले इसको लीजिए, P×Q को लीजिए, फिर हम लोग लेंगे Q/S को, दो के पेयर को लेना है। तो P×Q को हम लोगों ने सबसे पहले लिया। तो अगर लिखा है यहाँ पर P×Q, तो P×Q का अर्थ क्या होगा, A×B का अर्थ है कि A B का पुत्र है, मतलब जो पहले है वो पुत्र है किसका, B का। तो P×Q का क्या अर्थ होगा इसी स्टेटमेंट के आधार पर, भाई हमें इन्हीं के हिसाब से तो इस समीकरण को देखना है। तो P×Q का अर्थ होगा P पुत्र है किसका, Q का, लेकिन Q का जेंडर क्लियर नहीं है कि Q माता है कि पिता है। क्लियर हो गया। फिर क्या लिखा है, अब इसको ले लीजिए Q-S, ऐसे दो के पेयर लेके चलिए। तो Q-S, तो अब देखो ये A-B से कंपेयर होगा, तो A-B का अर्थ है A B की पत्नी है। जो पहले है वो क्या है, फीमेल पत्नी है, तो B क्या होगा, पति होगा। क्लियर। तो Q-S का क्या अर्थ होगा, Q पत्नी है किसकी बताओ, S की। इस समीकरण को हमने बना लिया। अब आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अब सबसे पहले लिखा है S P का पिता है, तो S पिता है, P का सही है। B P Q की पुत्री है, P Q की पुत्री नहीं है, पुत्र है, तो B गलत हो जाएगा। C बहुत आसान होता है बेटा, ये आप ऑलरेडी ब्लड रिलेशन में सब तैयार कर चुके हैं, बहुत परेशानी नहीं है। C Q P का पिता है, Q P का पिता नहीं है, माता है, ये भी गलत है। और D S Q की पत्नी है,
एस क्यू की पत्नी नहीं है बल्कि एस क्यू का पति है, तो ये भी गलत है। तो कौन सा सही हो जाएगा? पहला। तो हमारा क्या कॉन्सेप्ट है, जो हमें निर्देश दिए गए होंगे उन निर्देश के हिसाब से हमें समीकरण बनाना है, और जैसे ही हमें समीकरण मिलता है हम तुरंत आंसर्स को चेक कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसमें कुछ और ट्रिक्स एंड टेक्निक्स होती हैं जो मैं आपको सिखाऊंगा, जिससे आप बहुत आसानी से आंसर कर लेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। अब दूसरे सवाल पर चलते हैं। तो दूसरा सवाल है आपका t माइनस एस मल्टीप्लाई बाई बी। नहीं, ये सवाल थोड़ा सा पूरा नहीं है, इस सवाल होना चाहिए t माइनस एस मल्टीप्लाई बाई बी माइनस एम, है ना, क्योंकि ऑप्शन में भी आप देख रहे हैं कि यहां पर m और b के रिलेशन दिए गए हैं, तो सवाल में टाइपिंग मिस्टेक है, आप इसको करेक्ट कर लीजिए। यह आपका समीकरण है। अब इस समीकरण के हिसाब से अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले हम किसको लेंगे? t माइनस एस को लेंगे, इसको ले लेंगे। तो t माइनस एस, तो देखो a माइनस बी का अर्थ है a b की पत्नी है, तो t माइनस एस का क्या अर्थ होगा? t माइनस एस का अर्थ होगा टी पत्नी है किसकी? एस की, तो एस पति हो गया। क्लियर? फिर देखो क्या लिखा है दूसरा, एस मल्टीप्लाई बाई बी। अब इसको ले लेंगे तो ए मल्टीप्लाई बाई बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, तो एस मल्टीप्लाई बाई बी का क्या अर्थ होगा? एस पुत्र है किसका? बी का, लेकिन बी का जेंडर क्लियर नहीं है। फिर लिखा है देखो बेटा सबसे लास्ट में बी माइनस एम। अब इसको ले लेंगे तो ए माइनस बी का अर्थ होता है ए बी की पत्नी है, तो बी माइनस एम का क्या अर्थ होगा? बी पत्नी है किसकी? एम की, तो एम क्या होगा? पति। अब इस रिलेशन को बेटा आप देख रहे हैं जो आपके सामने बना है, यहां से देखिए ये रिलेशन, इसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, बी माइनस एम होगा यहां पे। अब इस रिलेशन के हिसाब से बताना है कौन सा कथन सत्य है ना? तो बताओ, एस बी का पुत्र है, एस पुत्र है, बी का सत्य है। एस बी की बहन है, अब ये हो ही नहीं सकता क्योंकि अगर ये पुत्र हो गया तो बहन नहीं होगा। बी एस की मां है, बी मां है एस की, ये भी सही है। एम बी का पति है, एम पति है बी का, ये भी सही है। और टी एस की पत्नी है, टी पत्नी है एस की, ये भी सही है। इसका मतलब आपसे पूछा गया था कौन सा कथन असत्य है ना? क्या पूछा गया था? कौन सा कथन असत्य है? ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक समीकरण में भी थी और यहां पे भी थी, तो कौन सा कथन असत्य होगा? बी कथन हमारा असत्य हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि बाकी चारों कथन आप देख रहे हैं सत्य है, ए भी सत्य है, सी भी सत्य है, डी भी सत्य है, ई भी सत्य है, तो असत्य कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। एस बी की बहन है। मुझे लगता है आप सभी लोगों को अब तक ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। क्लियर? अब इसमें देखो एक और चीज आप इसमें देख रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिए जो मैं आपको बता रहा हूं। इसमें हमेशा देख लीजिए कि जो व्यक्ति बाद में होता है उसका जेंडर क्लियर नहीं होता। कैसे? आगे आपको बहुत मदद मिलेगी। देखो जैसे क्या लिखा है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, तो ए पुत्री है बी की, तो बी का जेंडर क्लियर नहीं है कि ये माता है कि पिता है। ए मल्टीप्लाई बाई बी का अर्थ है कि ए बी का पुत्र है, तो ए पुत्र हो गया बी का जेंडर फिर भी क्लियर नहीं है। ठीक है। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, पति पत्नी में दोनों जेंडर क्लियर हो जाएंगे। तो एक बात हमेशा दिमाग में रखिए कि जो बाद में होगा उसका जेंडर क्लियर नहीं होगा। मतलब अगर हमसे कुछ पूछा गया है, किसी व्यक्ति के बारे में पूछा गया है, तो उस व्यक्ति को समीकरण के बाद में नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाद वाला व्यक्ति कभी भी उत्तर क्लियर नहीं कर सकता, क्योंकि उसका निर्धारण नहीं किया जा सकता। अगर हमसे कोई चीज पूछी गई है तो हमें कॉमन सेंस में हमेशा रखना है ये बात कि जो व्यक्ति के बारे में हमसे पूछा गया है वो समीकरण के पहले होगा तो उसका जेंडर क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए पूछा गया कि कोई किसी की मामी है, तो मामी है तो इसका मतलब उसका महिला होना जरूरी है, और वो महिला तभी हो सकती है जब वो समीकरण में पहले रिलेशन में आ रही हो। अगर वो बाद के रिलेशन में, तो इसका मतलब वो महिला नहीं होगी, क्योंकि वो तो जेंडर क्लियर नहीं होगा। तो कई सवाल ऐसे होते हैं जो बिना लगाए तय हो जाते हैं। जैसे मैं आपको एक और सवाल की तरफ ले चलता हूं, तीसरा सवाल। अब जैसे देखो लिखा है ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की मां है। क्लियर है? ए डिवाइडेड बाई बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए मल्टीप्लाई बाई बी का अर्थ है ए बी का पुत्र, और ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है। तो निम्नलिखित में से किसका अर्थ है सी डी की बहन है? ऐसे सवालों में आप लास्ट लाइन को देखिए, निम्नलिखित में से किसका अर्थ है सी डी की बहन है। इसका उत्तर देने के लिए कि सी बहन है, सी का जेंडर क्लियर होना चाहिए कि ये बहन है, मतलब ये महिला। इसका जेंडर कब क्लियर होगा बेटा? जब ये समीकरण में पहले होगी, क्योंकि जिस समीकरण में सबसे बाद में होगी उसमें इसका जेंडर क्लियर नहीं होगा। तो ऐसे सवालों को लगाने की जरूरत नहीं होती। क्यों? देखो इसमें ये
बाद में है, इसका मतलब इसका जेंडर क्लियर इसमें सी का नहीं होगा क्योंकि सबसे बाद में है, ये उत्तर नहीं होगा। इसमें बाद में है, ये उत्तर नहीं होगा। इसमें बाद में है, ये उत्तर नहीं होगा। इसमें बाद में है, ये उत्तर नहीं होगा। 100% है, ये उत्तर होगा। चेक कर लीजिए आप, क्योंकि इसमें सी पहले है, इसी से ही सी का जेंडर क्लियर होगा। बाकी किसी में तो सी का जेंडर क्लियर होगा ही नहीं क्योंकि सी बाद में है। जो व्यक्ति उत्तर में आ रहा है, आंसर की तरह आ रहा है, उस व्यक्ति का जेंडर क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जेंडर क्लियर नहीं होगा तो आंसर नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? क्लियर हुई बात? अब जैसे देखिए आप, अगर हम बना के भी देखें तो देख लें, सी माइनस पी डिवाइडेड बाई डी, कंपेयर कर लीजिए। अब देखो ए माइनस बी कहां पे है, तो ए माइनस बी यहां पर है, ए है। देखो ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ठीक है। तो सी माइनस पी का क्या अर्थ है, सी बहन है किसकी, पी की, लेकिन पी का जेंडर क्लियर नहीं है। अब पी डिवाइडेड बाई डी को ले लीजिए, तो ए डिवाइडेड बाई बी का अर्थ है ए बी का भाई है। तो पी डिवाइडेड बाई डी का क्या अर्थ होगा, पी भाई होगा किसका, डी का। अब डी का जेंडर क्लियर नहीं है तो डी की जरूरत नहीं है, लेकिन डी के लिए सी क्या है, बहन है। अगर ये भाई होगा तब भी ये बहन होगी, और अगर ये बहन होगी तब भी ये बहन होगी। तो हमें उत्तर के रूप में किसको चाहिए था, सी, कि सी डी की बहन है। तो दोनों ही कंडीशन में सी का जेंडर क्लियर है तो सी क्या होगी, बहन होगी। तो एक बहुत बेसिक चीज बता रहा हूं जहां से बहुत सारे सवाल हमारे सीधे ही हल हो जाते हैं कि अगर जेंडर क्लियर नहीं है, अगर सबसे बाद में वो ऑब्जेक्ट है जिसका हमें आंसर देना है, तो वो समीकरण कभी भी उत्तर नहीं होगा। समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए कि मेरी बातें आपको समझ में आ गई, क्योंकि जब मैं कमेंट पढ़ रहा हूँगा तो फिर मैं आपको समझ पाऊंगा कि आपको ये बात समझ में आई है। तो क्लियर हो गई? तो कभी भी ऐसा समीकरण हो तो बहुत सावधानी से देखिए, क्योंकि ऐसे समीकरण में हमें समय खर्च करने की जरूरत नहीं होती। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अब कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो थोड़े से बड़े होते हैं, जैसे ये बड़े हैं, तो बड़े सवालों में भी घबराना नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग बड़ा साइज देख के परेशान हो जाते हैं, बड़ा साइज देख के सवाल का घबराने लगते हैं। नहीं, बहुत आसान होता है, ठीक है। अब इसमें बताना है ए एफ से किस प्रकार संबंधित है। तो सबसे पहले तो ये देख लो, ए एफ से किस प्रकार संबंधित है। इसका मतलब है कि हमसे पूछा गया है ए का एफ से संबंध, ठीक है। इसके लिए हमें बेटा एक समीकरण दिया गया है। समीकरण क्या दिया गया है, ये समीकरण है और ये निर्देश है। अब तक आप सीख भी गए होंगे, बहुत आसान है। तो यहां से ले लो a प्लस बी। अब यहां पे देखो p प्लस क्यू का अर्थ है p पिता है q का, तो a प्लस बी का क्या अर्थ होगा, a पिता हो जाएगा किसका, b का, लेकिन b का जेंडर क्लियर नहीं है। मेरे सभी प्यारे बच्चे समझ रहे हैं। अब b मल्टीप्लाई बाई सी ले लीजिए दूसरा। तो देखो p मल्टीप्लाई बाई क्यू का अर्थ है p भाई है q का, तो b मल्टीप्लाई बाई सी का क्या अर्थ होगा, b भाई हो जाएगा c का। चलो तीसरा ले लीजिए, c डिवाइडेड बाई d को ले लीजिए। अब देखो बड़ा है तो क्या हुआ, p डिवाइडेड बाई q का अर्थ है p बहन है q की, तो c डिवाइडेड बाई d का क्या अर्थ होगा, c बहन होगी किसकी, d की। d का जेंडर क्लियर नहीं है। फिर आगे चलते हैं, d स्टार e ले लीजिए, यहां पे इस पे आ गए। तो p स्टार q का अर्थ है p पुत्र है q का, तो d स्टार e का अर्थ होगा d पुत्र है e का। अगर d पुत्र है e का, इसका मतलब ये पुत्री होगी e की और ये भी पुत्र होगा e का। तो पिताजी तो पहले मिल गए थे, e क्या होगी, माता होगी। ये क्लियर हो गया। और e हैस f का अर्थ है बेटा, बताओ p हैस q का अर्थ है p पुत्री है q की, तो e हैस f का क्या अर्थ होगा, e पुत्री होगी f की। ये तो फैमिली ट्री मिल गया, आप इसके एक्सपर्ट हो चुके हैं पढ़ते पढ़ते मेरे साथ। अब आपको बताना है a का f से। अब f के ऊपर आया है से, तो f का जेंडर भी क्लियर नहीं होता तो हमें कोई दिक्कत नहीं। संबंध किसका बताना है, a का। तो f की पुत्री का ये पति है, तो f के लिए क्या हो जाएगा, दामाद हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा, दामाद। क्लियर, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दामाद। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बस यही है कोडेड रिलेशन में, इससे ज्यादा कुछ है नहीं बेटा। अब बस चलो मैं कुछ और सवाल भी करा देता हूं, बहुत ज्यादा यहां पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। a स्टार बी डिवाइडेड बाई सी और जो है हैश डी सब लिखा है। फिर वही बताना है ए एफ से किस प्रकार संबंधित है। इसका मतलब है आपको बताना है ए का एफ से संबंध। फिर समीकरण दिया गया, ले लो
ए स्टार बी को सबसे पहले ले लो। तो पी स्टार क्यू का अर्थ है पी पुत्र है क्यू का, तो ए स्टार बी का क्या अर्थ होगा बताओ? ए पुत्र हो जाएगा किसका? बी का। ए पुत्र है बी का, बी का जेंडर क्लियर नहीं है। बी डिवाइडेड बाई सी, पी डिवाइडेड बाई क्यू का अर्थ है पी बहन है क्यू की, तो बी डिवाइडेड बाई सी का क्या अर्थ होगा? बी बहन हो जाएगी सी की, कोई बात नहीं। सी हैस डी, बस बनाते चलिए। पी हैस क्यू का अर्थ है पी पुत्री है क्यू की, तो सी हैस डी का क्या अर्थ होगा? सी पुत्री होगी किसकी? डी की। थोड़ा सा मैं इसको नीचे से ले लूं, हाँ ये ए है क्योंकि हो सकता है ये ऊपर जाए, ये बी है, ये सी है ना। अब हम लोग इस रिलेशन में है सी हैस डी, है ना। तो सी हैस डी का क्या मतलब है? सी पुत्री है डी की, तो सी पुत्री हो जाएगी डी की, डी का जेंडर क्लियर नहीं है। क्लियर है? अभी हम लोग इसको साफ कर लेते हैं ताकि हमें जगह मिल जाए। चलो अब देखते हैं फिर क्या लिखा है। फिर हम लेते हैं डी प्लस ई को, बताओ। तो P प्लस क्यू का अर्थ है P पिता है क्यू का, तो D प्लस E का क्या अर्थ होगा? D पिता होगा किसका? E का, तो E यहां पे आ गया। भाई तीनों बहनें बहनें होंगी या तो भाई बहन होंगे, देख लेंगे। E स्टार F है ना, तो P स्टार क्यू का अर्थ है P पुत्र है क्यू का, तो E स्टार F का क्या अर्थ होगा? E पुत्र होगा किसका? F का। अगर E पुत्र है बेटा F का, तो ये बताओ D तो पहले से पिता था, अब F क्या होगी? माता होगी। हो गया। अब आपको बताना है A का F से क्या संबंध होगा। तो A के ऊपर का आया है बेटा, तो F के लिए A क्या होगा? F के पुत्र का, F के जो है पुत्री का पुत्र है ये, तो क्या होगा बताओ? तो ये हो जाएगा नाती। क्या हो जाएगा? नाती, क्योंकि ए का संबंध पूछा है। नाती क्यों कहा? अगर पिता के पक्ष से जुड़ा होता यहां पे, तो ये पोता होता, ध्यान दीजिएगा। और माता के पक्ष से कभी भी जुड़ा है तो ये क्या होगा? नाती होगा। और चूंकि ऑप्शन में जब दोनों हो पोता और नाती, तो याद रखिएगा कि माता के पक्ष से जुड़ा है तो क्या है? नाती है, और पिता के पक्ष से जुड़ा है तो क्या है बताओ? पोता है। क्लियर हो गई ये बात भी? फिर से देख लीजिए। ए स्टार बी, अगर कोई दिक्कत हो तो पी स्टार क्यू का अर्थ है पी पुत्र है क्यू का, तो भाई पी पुत्र हो गया। हाँ, तो ए स्टार बी का अर्थ क्या हो गया? ए पुत्र हो गया बी का। बी डिवाइडेड बाई सी, अगर समझ में ना आया तो पी डिवाइडेड बाई क्यू का अर्थ है पी बहन है क्यू की, तो बी डिवाइडेड बाई सी का क्या अर्थ होगा? बी बहन होगी सी की, तो बी बहन है सी की, सी का जेंडर क्लियर नहीं था। फिर सी हैस डी, तो पी हैस क्यू का अर्थ है पी पुत्री है क्यू की, तो सी हैस डी का क्या अर्थ होगा? सी पुत्री होगी डी की। फिर क्या लिखा है? डी प्लस ई, तो देखो ऊपर देखो, P प्लस क्यू का अर्थ है P पिता है क्यू का, तो D प्लस ई का क्या अर्थ होगा? D पिता होगा C का। सबसे लास्ट में E स्टार S और जो है F आया, तो यहाँ पे P स्टार क्यू का अर्थ है P पुत्र क्यू का, तो E स्टार F का मतलब है कि E जो है, हाँ F, E स्टार F का मतलब है कि E पुत्र है F का, तो E पुत्र F का तभी हो सकता है जब F मदर हो, क्योंकि फादर यहां से पहले से ही विराजमान है। देन क्लियर? दो बार क्लियर। चलो अगले सवाल का उत्तर अब मुझे आप देंगे। सारे सवाल ऐसे ही हैं, ठीक है। बहुत आसान टॉपिक है, इसलिए बहुत परेशान होने की इसमें जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए इसका और मैं एक आपको बता दूं, फिर मैं एक तरीके का सवाल और आपको बता दूं, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। फैमिली काउंटिंग का एक प्रश्न रह गया है। P प्लस क्यू का अर्थ है P पिता है क्यू का, आप लोग बताइए इसका उत्तर। फिर मैं इस सीट आपको भिजवा दे रहा हूं। चलो, A हैस बी, देखो तो P हैस क्यू का अर्थ है P पुत्री है क्यू की, तो A हैस बी का क्या अर्थ होगा? A पुत्री होगी B की, B का जेंडर क्लियर नहीं है। चलो B प्लस सी, अब A प्लस बी का अर्थ है P प्लस क्यू का अर्थ है P पिता है क्यू का, तो B प्लस सी का क्या अर्थ होगा? B पिता है किसका? C का, तो C यहां सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएगा। अब देखो C स्टार D, क्लियर है? तो P स्टार क्यू का अर्थ है P पुत्र है क्यू का, तो C स्टार D का क्या अर्थ होगा? C पुत्र है किसका? D का, तो इसका मतलब D माता है। बहुत आसान है बेटा। D माइनस E, देखो तो P माइनस क्यू का अर्थ है P माता है क्यू की, तो D माइनस E का अर्थ होगा D माता है किसकी? E की, तो इसका मतलब है E भी यहां पे है। अब पुत्र होगा या पुत्री। E डिवाइडेड बाई F,
तो P डिवाइडेड बाई Q का अर्थ है P बहन है Q की, तो E डिवाइडेड बाई F का क्या अर्थ होगा, E बहन होगी F की। F का जेंडर क्लियर नहीं है, आपको बताना था A F से किस प्रकार संबंधित है। इसका मतलब है A का F से क्या संबंध है। तो A F के लिए चाहे ये भाई हो चाहे बहन हो, ये क्या होगी, बहन होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, C ऑप्शन उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। तो कोडेड रिलेशन जो कि ब्लड रिलेशन का ही एक पार्ट है, थोड़ा सा आपको परेशान किया जाता है, इसलिए इस तरीके की दिक्कतें आती हैं। बहुत आसान है। अब मैं ब्लड रिलेशन की लाइव शीट आपको सॉल्व कराऊंगा। इसमें एक टाइप का सवाल और बचा है, उसको मैं और करा देता हूं। यह पूरी शीट मैं आपको भेज रहा हूं, पूरी ईमानदारी से प्रत्येक बच्चा पढ़ाएगा, लगाएगा इसको। एक चीज़ और हमेशा समझ लो बेटा, पढ़ाई कभी भी घंटे के हिसाब से मत करना। पढ़ाई कभी भी टाइम देख के नहीं की जाती, टाइम देख के लेवर की जाती है। पढ़ाई का टाइम टेबल हमेशा कंटेंट के हिसाब से बनाया करो, अगर आपको वास्तव में चयनित होना है। जो लोग सुबह से ये सोच के उठते हैं कि आज हमें 8 घंटे पढ़ना है, उनकी सफलता की दर बहुत कम है। क्योंकि जब आप सुबह से उठते हो और एक बर्डन आपने सिर पे ले लिया कि हमें 8 घंटे पढ़ना है, इसका मतलब ये है कि अब आप किताब लेके खड़े हैं, किताब लेके पढ़े हैं, और हो सकता है क्योंकि अब आपके फोकस घड़ी पे है, आपका फोकस कंटेंट पे नहीं है, तो हो सकता है कि जो चीज़ आप 1 घंटे में तैयार करते हो, वो चीज़ तैयार करने में आपको 3 घंटा लगेगा, क्योंकि आपका फोकस ये है कि हमें इन 8 घंटों को पूरा करना है। जबकि आपका फोकस बेटा ये होना चाहिए कि सुबह जब उठें आप, तो आप अपने पास एक डायरी रखें और उस डायरी पे आप हमेशा लिखें कि आज हमें दिन भर में क्या कंटेंट तैयार करना है। हमें मैथ में इतना पढ़ना है, रीजनिंग में इतना पढ़ना है, भूगोल में इतना पढ़ना है, इतिहास में इतना पढ़ना है। जब आप सुबह से उठें तो आप अपने क्रम से जितना कंटेंट आपने अपनी क्षमता के अनुसार लिया है उसको पढ़ना शुरू करें। जैसे जैसे आपका टास्क पूरा होता जाएगा ना, आपका कॉन्फिडेंट और मोटिवेशन बढ़ता जाएगा कि हमने एक टास्क अपना पूरा कर लिया, अब हम दूसरा टास्क पूरा करेंगे। किसी के लिए भी बेटा लक्ष्य का निर्धारण करना जरूरी है। जब आपने कंटेंट निर्धारित किया तो आज के लिए आपने अपना लक्ष्य निर्धारित किया। जब आपने पढ़ाई के घंटे निर्धारित किए तो आपने अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं किया, बल्कि आपने उसको वर्डन की तरह अपने ऊपर लिया कि 8 घंटे हमें किसी भी तरीके से किताब लेकर निकालने हैं। आपकी तैयारी बहुत बेहतर नहीं होगी। हमेशा अपना टाइम शेड्यूल कंटेंट के हिसाब से बनाइए। जैसे मैं आज अपनी क्लास में एक टाइम लेके आया कि मुझे आपको कोडेड रिलेशन समझाना है, डजेंट मैटर कि मैं उसको 20 मिनट में समझा रहा हूँ कि 15 मिनट में समझा रहा हूँ कि 45 मिनट में। अगर मुझे लगता कि बच्चों को समझाने के लिए 45 मिनट की क्लास जरूरी है तो मैं 45 मिनट में समझाता। अगर मुझे लग गया कि बच्चों को समझाने के लिए 20 मिनट की क्लास जरूरी है तो मैंने 20 मिनट में समझा दिया। क्योंकि अब आपको समझ में आ गया, मुझे ये बात पता है। जब मैं कैमरे के सामने देखता हूँ तो ईश्वर की ऐसी कृपा है कि मुझे आप दिखते हैं, भले ये रिकॉर्डिंग है, मुझे दिखते हैं कि आप मेरी आंख से आंख मिला के अब ये कहने लगेंगे कि हाँ सर मुझे समझ में आ गया, अब आप आगे बढ़ जाइए। ये क्षमता ईश्वर ने थोड़ी बहुत मुझे दी है कि मुझे महसूस होता कि अब समझ में आ गया। इसलिए रिकॉर्डेड क्लास आपको लाइव से ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि बिना डिस्टर्बेंस के मैं आपको यहाँ पे समझा पाता हूँ। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है, मैं इस पर आपका एक सेशन भी लूँगा कि पढ़ाई लिखाई कैसे करनी चाहिए जल्दी ही। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि पढ़ाई लिखाई को कभी कंटेंट के हिसाब से, टाइम के हिसाब से मत करिए। टाइम के हिसाब से मनरेगा की मजदूरी की जाती है 10 से 6, पढ़ाई नहीं की जाती बेटा। पढ़ाई हमेशा कंटेंट को लक्ष्य बना के करिए। आप देखिए कि आप पहले जब दिन भर में जो 4 कंटेंट तैयार करते थे, धीरे धीरे आप 6 तैयार करेंगे, धीरे धीरे 8 तैयार करेंगे, और जब शाम को आप रात में सोएंगे तो आपके मन में एक विचार आएगा कि आज मैंने बहुत अच्छा किया कि अपना सारा कंटेंट मैंने पूरा करके पढ़ लिया। जब आप घंटे के हिसाब से पढ़ेंगे तो आपके मन में कभी ये विचार नहीं आएगा। आपको लगेगा पता नहीं कितना पढ़ा है, आज तो 8 घंटे पढ़ लिया, अब कल फिर 8 घंटे पढ़ना है। कंटेंट जब खत्म करेंगे तो आप अपने लक्ष्य के नजदीक जा रहे हैं, आप अपना पाठ्यक्रम खत्म कर रहे हैं। वो चीज बहुत मायने रखती है बेटा, क्योंकि आप जितने जल्दी अपना पाठ्यक्रम करेंगे, खत्म करेंगे, उतने ही जल्दी चयनित होंगे। तो कोशिश करिए कंटेंट को जल्दी जल्दी खत्म करें, घंटे के हिसाब से नहीं। घंटे के हिसाब से तो टाइम पास होता है। इसमें एक पैटर्न का सवाल और बचा है, आइए हम उस पैटर्न के सवाल पर और चलते हैं, जिसको हम कहते हैं फैमिली मेंबर काउंटिंग। ये सवाल बेहद आसान होता है, लेकिन फिर भी आइए एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं। एक इस टाइप को और हम लोग देख लें, इसका भी सवाल एक आता है जिसको हम लोग कहते हैं फैमिली मेंबर काउंटिंग। ये सवाल बहुत आसान होता है।
लेकिन आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसको भी देख लीजिए। जैसे इसमें क्या है कि हमें ये गिनना होता है बेसिकली कि कितने पुरुष सदस्य और कितने महिला सदस्य हैं। तो ब्लड रिलेशन का ये एक हिस्सा है, इसको आप आराम से काउंट कर सकते हैं। जैसे लिखा है गिरधारी लाल के परिवार में उसकी पत्नी राधा, 3 पुत्र और 2 पुत्रियां हैं। तो देखो एक परिवार है गिरधारी लाल जी का जिसमें उनकी पत्नी राधा है, ठीक है। अब एक इनकी पीढ़ी ले लीजिए पूरी ऐसी, है ना, जिसमें क्या लिखा है बताओ, 3 पुत्र हैं। तो 1 पुत्र हो गया, 2 पुत्र हो गए, 3 पुत्र हो गए, है ना, और 2 पुत्रियां हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई, ठीक है, 2 पुत्रियां हो गई। फिर क्या लिखा है बेटा, देखिए एक पुत्री अभी अविवाहित है तो हमने इसको अविवाहित कर दिया एक पुत्री को, और दूसरी पुत्री का एक पुत्र है, साथ ही 2 पुत्रों में से प्रत्येक के 2-2 बच्चे हैं, और दूसरी पुत्री का एक पुत्र है। तो देखो मतलब दूसरी पुत्री जो है विवाहित है और इसका एक पुत्र है, इसको पीढ़ी को नीचे ले लिया। साथ ही 2 पुत्रों में से प्रत्येक के 2-2 बच्चे हैं और तीसरे के 3 बच्चे हैं। मतलब ये तीनों पुत्र भी क्या है बताओ, विवाहित है। तो इनके क्या है बताओ, 2-2 बच्चे हैं और तीसरे के 3 बच्चे हैं। तो 2 के 2-2 बच्चे हैं और तीसरे के 3 बच्चे हैं। बहुत प्रेम था गिरधारी लाल जी में उनकी पत्नी में, देखो भाई इतना हरा भरा परिवार। तीसरे के 3 बच्चे हैं। एक वृद्धा चाची तथा दामाद भी गिरधारी जी के साथ रहते हैं। तो देखो दामाद तो ये हो गया, इनकी जो एक बेटी विवाहित है तो इसको हमने गिन लिया। एक वृद्धा चाची जो गिरधारी जी के ऊपर होंगे। तो गिरधारी लाल जी के परिवार में कितने सदस्य, तो फैमिली मेंबर काउंटिंग होता है, कभी कभी पुरुष और महिलाएं अलग अलग पूछ लिया जाता है। तो सिंपल सी बात है, इसको गिन दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो यहाँ पे हमारा उत्तर क्या होगा, ए 20। तो गिरधारी लाल जी के परिवार में कितने सदस्य हैं, 20। अब मैं सीट आपको भेज रहा हूं, आप लोग इत्मीनान से लगाइए। मैं अगले सप्ताह में इसका लाइव डाउट सेशन लूंगा। सारी सीट के मैं एक एक सवाल आपको हल कराऊंगा। मैं जल्दी ही आपको एक व्हाट्सएप नंबर देने वाला हूं जिसमें और भी आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं आप उसको वहां पे हमको भेज सकें, जिससे हम डाउट सेशन में उन सवालों को भी ले सकें। यहां पर ब्लड रिलेशन हमारा समाप्त होता है। लाइव सीट सॉल्यूशन में और जितने तरीके के सवाल होंगे हम उसको कर लेंगे। इससे ज़्यादा ब्लड रिलेशन आपसे नहीं पूछा जाएगा, ना ही आपको पढ़ने की ज़रूरत है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आप किसी भी एग्जाम में आराम से यहाँ से सवाल कर सकते हैं। अगला टॉपिक हमारा टाइम यूनिट्स है। कैलेंडर की कक्षाएं अब आपको कल प्रातः 7 बजे से मिलनी प्रारंभ हो जाएंगी, तो कैलेंडर के लिए तैयार रहिए। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि मैं कहूं चाहे नहीं कहूं, आपको सभी वीडियोज को लाइक करना है और खूब सब सारे लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे यह जो निःशुल्क शिक्षा की जो प्रेरणा है, भावना है, ये सब तक पहुंच सके, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकूं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। आप सभी लोगों को बहुत स्नेह और प्रेम है ना। नमस्कार।